गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ये लेक्चर मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियों के बारे में आपको बताने के लिए बनाया है। मैंने आप लोगों को रीडिंग्स भेजा था, लेकिन उस रीडिंग के पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आया है ये मुझे नहीं पता, और उसी को क्लैरिफाई करने के लिए ये ऑडियो लेक्चर मैंने तैयार किया है आप सबों के लिए। तो आइए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन में अन्य संस्थाओं की भांति ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो पद है वो एक आकस्मिक घटना का परिणाम है, एक संयोग की बात है। मतलब कि शुरुआत से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन में नहीं था। इसका प्रधानमंत्री के पद का ब्रिटेन में धीरे धीरे विकास हुआ है। प्रधानमंत्री के पद का जो शुरुआत है, उसके विकास की जो शुरुआत है वो हनोवर वंश के शासनकाल में वालपोल की अध्यक्षता तथा संचालन करने के कारण हुआ, और वह जो है कि ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन उसे लोग प्रधानमंत्री नहीं कहते थे, बल्कि उसे प्रथम मंत्री कह के पुकारते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री शब्द की जो पदवी थी वह लुई 14वें के शासनकाल के समय निकल के सामने आई। मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो पद था वो लुई 14वां के शासनकाल में बनकर आया। उस साल पहली बार बर्लिन की संधि में उसका उल्लेख किया गया। मतलब प्रधानमंत्री के पद का जो आविर्भाव हुआ वो जो है कि बर्लिन के संधि के समय हुआ, उस समय उसका उल्लेख किया गया था। उसके बाद संधि की पहली धारा में लॉर्ड बिकन्सफील्ड को साम्राज्यीय ट्रेजरी का प्रथम लॉर्ड तथा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया गया। उसके बाद 1906 में प्रधानमंत्री की स्थिति को राज्य के उत्सवों से संबंधित सामाजिक प्राथमिकताओं की तालिका में मान्यता प्रदान की गई, और राज्य की उद्घोषणा द्वारा उसे राज्य के आदर की दृष्टि से चौथे नंबर पर प्रजाजन माना जाने लगा। मतलब कि अब जो है कि प्रधानमंत्री जो है कि ब्रिटेन में एक ऊंचे दर्जे पर चौथे नंबर पर उसकी गिनती होने लगी। मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों में उसकी गिनती चौथे नंबर पर माने जाने लगी। फिर उसके बाद 1937 ईस्वी के क्राउन के मंत्री अधिनियम में पहली बार प्रधानमंत्री को कानूनी मान्यता दी गई, और कहा गया कि उस व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री और क्राउन का प्रधानमंत्री होगा उसको 10,000 पाउंड वेतन मिलेगा। तो यहाँ पे जो मंत्री का प्रधानमंत्री का जो पद है वो जो है कि धीरे धीरे निर्धारित किया जाने लगा, और इस अधिनियम के द्वारा प्रधानमंत्री को केवल संवैधानिक स्थिति की मान्यता मिली, किंतु उसकी जो स्थिति थी अभी तक वो संवैधानिक रूप नहीं ले पाई है। मतलब कि अविस्मय के द्वारा ही प्रधानमंत्री अपने शक्तियों का उपभोग करता है। प्रधानमंत्री के पास कानून द्वारा प्राप्त वास्तविक शक्ति बिल्कुल नहीं है। उसकी तमाम शक्तियां और अधिकार संवैधानिक अविस्मयों का परिणाम है। उसको जो है कि जो भी अधिकार और शक्तियां मिली हैं संवैधानिक अभिसमय से मिली हैं। मतलब कि समय समय पर जो कानून विकसित हुए ब्रिटेन में, जो अलिखित कानून हैं, उसी में जो है कि परंपराओं में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो प्रधानमंत्री के जो समस्त अधिकार और शक्तियां हैं वे अभिसमयों से मर्यादित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है कि प्रधानमंत्री मनमाने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करे। अभिसमय, ब्रिटेन के जो अभिसमय हैं वो जो है कि उन्हें मर्यादित करते हैं। तो ये आपका छोटा सा बैकग्राउंड था जिसमें आपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद का विकास कैसे हुआ उसको आपने सुना। अब जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रत्येक आम चुनाव के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव होता है जैसे कि भारत में होता है। तो ब्रिटेन में प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद में बहुमत दल के नेता को ब्रिटेन का सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि राजा का अपना कोई निजी इच्छा काम नहीं करता है। मतलब कि इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुआ, जनता ने जिसको चुना, जो दल
का नेता सबसे ज़्यादा बहुमत लेके आता है वो जो है कि प्रधानमंत्री चुना जाएगा। मतलब सम्राट उसे ही प्रधानमंत्री के पद के रूप में नियुक्त करेगा। इस तरीके की परंपरा जो है कि ब्रिटेन में है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रिटेन के सम्राट को प्रधानमंत्री के पद का चुनाव करते समय, उसकी नियुक्ति करते समय जो है कि अपने विवेक और बुद्धि का भी सहारा लेना होता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में द्विदलीय शासन प्रणाली है। दो दल होने के कारण जो है कि ब्रिटेन में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में जो है कि ब्रिटेन का राजा ये निर्धारित करेगा कि किस व्यक्ति को जो है कि प्रधानमंत्री बनाया जाए। 19वीं शताब्दी तक प्रधानमंत्री दोनों सदनों के सदस्य होते थे। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था व्यवस्थापिका में कि ब्रिटेन के संसद में दो सदन हैं, एक है कॉमन सभा, दूसरा है लॉर्ड सभा। तो 19वीं शताब्दी तक जो प्रधानमंत्री होता था वो दोनों सदनों के सदस्य होते थे, किसी भी सदन के सदस्य होते थे। तो लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका जो है कि कॉमन सभा का जो महत्व था वो धीरे धीरे समाज में बढ़ने लगा, उसका इम्पोर्टेंस जब बढ़ने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि लॉर्ड सभा का जो महत्व है उसमें कमी आने लगी। और 20वीं शताब्दी तक आते आते क्या हो गया कि अब ये प्रथा बन गई कि जो भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा वो कॉमन सभा का ही सदस्य होगा। और 1923 में यह जो है कि एक प्रथा के रूप में ब्रिटेन में स्थापित हो गया और धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई। और आप देखेंगे तो ये आज की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल भी दिखाई देता है, क्योंकि कॉमन सभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा के रूप में दिखाई देती है। लॉर्ड सभा जो है कि उच्च कुलीन वर्गों का जो है कि रिप्रेजेंटेशन करती है। अब जो है कि प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति हो जाती है तो ब्रिटेन का सम्राट जो है कि अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मतलब कि मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सलाह पर ब्रिटेन का सम्राट करता है। अब मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में किन किन व्यक्तियों की, किन किन मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, इसका निर्णय जो है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने विवेक, अपने इच्छा के अनुसार करता है। यहाँ पे जो है कि ब्रिटेन के सम्राट को कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है। जिसका लिस्ट बना के, जिन जिन मंत्रियों का जिसका नाम का लिस्ट बना के प्रधानमंत्री देगा, उन्हीं को जो है कि ब्रिटेन का उन्हीं को ब्रिटेन का सम्राट जो है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में चुनेगा, उनको नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री के अधिकार का जो वास्तविक स्रोत है, जब उसकी हम बात करते हैं तो उसके पीछे जनता सबसे बड़ी जिम्मेदार है। मतलब कि अगर जनता का सपोर्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को है तो वो वास्तव में सारी शक्तियों का वो प्रयोग करता है, क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट को जितनी शक्तियां और अधिकार मिले हुए हैं उसका वास्तविक रूप में जो उपभोग है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही करता है। तो यहाँ पर एक विद्वान है जेनिक्स, उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री को सिर्फ जनमत का सही अध्ययन ही करना होता है, वरन उसे प्रचार की कला में भी दक्ष होना चाहिए, जिससे जनता उसके कार्यों से परिचित हो सके। उसे यह समझना चाहिए कि उसे क्या कहना है, कब कहना है और कब कुछ नहीं कहना है। मतलब कि वह क्या कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जनता का समर्थन नहीं मिलता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को तो उसकी सारी शक्तियाँ एक तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। तो ये आपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को चुनाव के बारे में मैंने बताया, और जो है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कराता है उसके बारे में, उसके क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियाँ हैं, उसको आपने जाना। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्यों की बात करते हैं। जब हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात करते हैं तो यह बहुत ही व्यापक है, उसे बहुत विस्तृत अधिकार मिला हुआ है। वह संसद के बहुमत दल का नेता होता है और इसी कारण से संसद के सभी अधिकारों का वह प्रयोग कर सकता है। संसदीय व्यवस्था में शासन के प्रधान की स्थिति संवैधानिक प्रधान की होती है और प्रधानमंत्री ही उसके वास्तविक अधिकारों का प्रयोग करता है। मतलब कि सम्राट के वास्तविक अधिकारों का प्रयोग जो है कि प्रधानमंत्री ही करता है।
प्रधानमंत्री जब तक संसद के बहुमत दल का नेता है और अपने सहयोगियों को अपने साथ रखने की क्षमता रखता है, तब तक उसकी शक्ति